गर्भगृह के भीतर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चेतन फटी आंखों से वहां की दीवारें देख रहा था। चेतन की हैरानी का कारण था कि जब वो पहली बार इस गर्भगृह में आया था तो यहाँ की दीवारों पर कुछ भी अंकित नहीं था। पूरी दीवार सामान्य थी, लेकिन अभी उन दीवारों पर ढेर सारे चित्र और एक औरत की कई सारी नृत्य की मुद्राएं गढ़ी हुई थी, जिसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बेहद प्राचीन कलाकृतियां हैं और एक दिन के भीतर नहीं बनाई जा सकती है। वहां अंधेरा अधिक होने के कारण मोबाइल की रोशनी भी उन चित्रों को ठीक ढंग से देखने में मदद नहीं कर पा रही थी। तब चेतन ने एक एक चित्र को बिल्कुल पास से देखना शुरू किया। दीवार पर उन चित्रों को अपनी उंगलियों से छूता चेतन जब एक नृत्य मुद्रा के सामने पहुंचा तो वो चौंक पड़ा। यह आकृति ठीक उसी तरह की थी जिस तरह की वीर सिंह के लाइब्रेरी में मिली चित्रलेखा किताब के मुख्य पृष्ठ पर बनी हुई थी। साथ ही आसपास बने चिन्हों में और किताब के मुख्य पृष्ठ पर बने चिन्हों में काफी सटीकता थी। चेतन हैरानी में बस यही सोचे जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अलावा जो भी गर्भगृह में आया वो मारा गया। फिर यहाँ बना ये आर्ट उस बुक के कवर पेज पर किसने बनाया? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दीवार पर ये आर्ट पहले बना या उस बुक पर। लेकिन जो भी हो, दोनों ही सूरतों में कोई और भी है जो मेरे अलावा यहाँ से जिंदा लौटा है। इसी अचंभे को केंद्र में रखते हुए चेतन को एक घटना भी याद आ गई जब वो आखिरी बार यहाँ आया था और इनमें से किसी एक दीवार को हल्का सा छूते ही वो दीवार अपनी जगह से सरक गई थी और चेतन किसी अनजान सी जगह पर पहुंच गया था। उस दीवार की तलाश में उसने तुरंत ही मोबाइल को अपनी शर्ट के ऊपरी जेब में डाला और एक एक करके उन दीवारों को अपनी पूरी ताकत लगाकर धकेलने लगा, पर कोई परिणाम नहीं निकल सका। एक भी दीवार अपनी जगह से टस से मस न हुई। बहुत देर मेहनत करके भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो दीवार के सहारे बैठ गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, ये कैसे पॉसिबल है यार? मुझे अच्छे से याद है उस रात इनमें से ही कोई दीवार अपनी जगह से हटी थी। इस समय चेतन को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। दीवार से टिककर बैठ चेतन बेमतलब मोबाइल की रोशनी यहाँ वहां बिखरते हुए देख रहा था और मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिसके सहारे इन सारी बातों से पर्दा हट जाए। अचानक ही उसका ध्यान सामने की दीवार पर गया। सामने एक पिलर था जिसके भीतर सामान रखने के लिए शेल्फ बनाए गए थे। उसके एक हिस्से में कुछ चमक रहा था जो वहां बैठे चेतन को आसानी से दिख रहा था। चेतन ने जैसे ही मोबाइल की रोशनी वहां डाली तो उसे वहां एक काले रंग का छोटा सा बॉक्स नजर आया जिसमें तरह तरह की कीमती पत्थर जड़े हुए थे और वही करो चेतन, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चेतन उस बॉक्स को खोलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, बस थोड़ा और रुकते हैं, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। तभी वीर सिंह कठोर आवाज में बोला, जैसा कहता हूँ करो, निकलो यहाँ से। पुजारी मंदिर की ओर आ रहा है। अगर उसने तुम्हें मंदिर में और ऊपर से गर्भगृह में देख लिया ना तो पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। किसी को भी समझा पाना नामुमकिन होगा, वो अलग। इसलिए कहता हूँ जल्दी से बाहर निकलो। कहते हुए वीर सिंह पुजारी को देखने के लिए भागा। इधर चेतन ने उस बक्से को वापस उसकी जगह पर छोड़ दिया और फौरन गर्भगृह से बाहर निकल आया। लेकिन हड़बड़ी में वो गर्भगृह के दरवाजे पर ताला अटकाना भूल गया। दूसरी ओर जैसे ही वीर सिंह के सामने पुजारी आ धमका, वीर सिंह ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे अरे पुजारी जी, आप इस वक्त यहाँ कैसे? पुजारी ने वीर सिंह को वहां देख तीखे अंदाज में बोला, ये सवाल तो तुझसे भी है मेरा। वीर सिंह ने लड़खड़ाते हुए स्वर में उत्तर दिया, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि भगवान के दर्शन करता चलूं। वीर सिंह और पुजारी की इन बातों के बीच चेतन पुजारी से नजर बचाकर वहां से निकलने की कोशिश में था, पर पुजारी की नजर चेतन पर पड़ गई।
जिस तरह से चेतन पुजारी के सामने से चोरों की भांति निकला था, पुजारी ये बात भांप गया था कि चेतन गांव में सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं रुका, जरूर कुछ और बात भी है। पर उस वक्त पुजारी ने कुछ नहीं कहा और वो गर्भगृह की ओर चला गया। चेतन वीर सिंह के साथ वापस लौट आया। शाम के कुछ 5:30 बज रहे होंगे। ठंड बढ़ने लगी थी और संध्या एक बार फिर दिन के उजाले को एक अंधेरी से ढकने को तैयार थी। दोनों छत पर पड़ी 2 चारपाई पर बैठे थे। बीच में एक चौड़े से पात्र में कुछ लकड़ियों को जलाकर सर्दी से बचने का इंतजाम था। चेतन ने सारी बातें जो भी उसने गर्भगृह के भीतर देखी थी शुरू से अंत तक वीर सिंह को बता दी। वीर सिंह भी उसकी बातों पर गौर कर रहा था। बातें करते हुए वीर सिंह को चेतन कुछ परेशान सा नजर आया। वीर सिंह उसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ चेतन बाबू, परेशान क्यों हो? आज नहीं तो ना सही, कल फिर कोशिश करेंगे। जरूर हमारे हाथ कुछ न कुछ तो लग ही जाएगा। लेकिन अभी भी तुम जो बता रहे हो वो भी किसी सबूत से कम नहीं है। ये तो अब पक्का हो गया है कि चित्रलेखा किताब का काल भैरव मंदिर से कोई न कोई संबंध जरूर है। और रहा सवाल उस रात का जब तुम्हें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया था, तो हो सकता है कि खूनी वधू के वहाँ होने के कारण कुछ माया जैसी चीज हुई हो और तुम कुछ देख नहीं पाए। चेतन ने एक गहरी सांस ली और चारपाई पर लेटते हुए बोला, नहीं वीर सिंह, बात तो उस बॉक्स की भी है। कुछ तो ऐसा होगा उस बॉक्स में जो हमारे काम का हो सकता है। मुझे दोबारा वहां जाकर उस बॉक्स को देखना ही होगा। चेतन ने इतना कहा ही था कि एकाएक उसका फोन बज उठा। फोन उसके दोस्त का था। चेतन चारपाई से उठकर वीर सिंह से थोड़ा दूर चला गया। फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, क्या है यार चेतन, कहाँ है अब तक? और तुम्हारे मंदिर वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? यहाँ बॉस बहुत नाराज है तुमसे। अगर तुमने जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। चेतन दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर अपनी बात साफ करते हुए बोला, यार थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, पर कुछ और दिन संभाल ले। मुझे यहाँ एक ऐसी स्टोरी मिली है जो तहलका मचा देगी। बस उस पर ही रिसर्च कर रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद चेतन ने फोन रख दिया, लेकिन उसके मन में इस पूरी गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझाने की इच्छा जाग गई थी। वो अब किसी भी तरह की देरी नहीं चाहता था और कैसे भी इस मामले को हल करके एक जबरदस्त कहानी बनाकर अपनी नौकरी को बचाने की कोशिश में था। और इसी कारण उसने आज शाम दोबारा मंदिर में जाने का निर्णय लिया। उसने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 7 बजने ही वाले थे। उसने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, बैठे बैठे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं एक बार जरा गांव का एक चक्कर मार कर आता हूँ। तब तक तुम आराम करो और चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। वीर सिंह जो पास ही जल रही आग की लपटों का मजा ले रहा था, उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर किसी मुसीबत में मत फंसना। जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाओ। वैसे भी रात हो चुकी है और तुम जानते हो कि खतरा तो है। जरूरी नहीं कि 2 बार बचे हो तो हमेशा बचते ही रहोगे। वीर सिंह की बातों में गंभीरता थी, लेकिन चेतन ने उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फटाफट वहां से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ गया। जाते जाते वो रास्ते भर यही सोच रहा था कि बस किसी तरह इस बार वो सफल हो जाए। उसके मन में एक पल को भी गांव में फैले खूनी वधू के खतरे का डर नहीं था। उल्टा उसका तो पूरा ध्यान बस इस गुत्थी के सुलझ जाने पर था। गांव की खाली और सुनसान सी सड़कों पर अकेला चलता चेतन एक बार फिर काल भैरव मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन चेतन को इस ताले का अंदाजा पहले से ही था और वो हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए चेतन अपने साथ एक लंबी रस्सी लेकर आया था। चारों ओर सन्नाटा था। कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस कहीं दूर 2-4 कुत्तों के भौंकने की आवाजें चेतन के कानों तक पड़ रही थी। मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को चेतन अब पत्थर से नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि इस बार अगर एक आवाज भी हुई तो पास ही में वीर सिंह का घर है, जो समझ जाएगा कि चेतन फिर से ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चेतन ने अपनी जेब से रस्सी निकाली और उसे मंदिर के दरवाजे के भीतर फेंककर उसे अटकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी थी कि कहीं अटकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
वो इसी तरह काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता हाथ न लगी। वो निराश होकर मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ गया और सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर सोचने लगा कि कैसे अंदर जाया जाए। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो चेतन बुरी तरीके से डर गया और झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लेकिन अपने सामने एक आदमी को देख चेतन की जान में जान आई, वरना उसे लगा था कि कहीं खूनी वधू तो नहीं आ गई। चेतन ने उस अनजान आदमी को देखा जो अजीब सी नजरों से चेतन को घूर रहा था। उस आदमी की उम्र 40-45 के आसपास रही होगी। हट्टा कट्टा बदन, रंग गोरा, बेहद साधारण कपड़े पहने हुए उस आदमी के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। वो आदमी चेतन के पास आकर बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी के नजदीक आने पर चेतन हल्का सा पीछे हटते हुए बोला, किस तरह की मदद? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो आदमी बोला, जिसमें तुम्हें जरूरत है, जैसे इस वक्त इस ताले को खोलने में, जैसे उस चित्रलेखा किताब को समझने में, और जैसे। कहते हुए वो अचानक रुक गया। तभी चेतन ने उत्सुकतावश उससे सवाल किया, और जैसे? वो आदमी पीछे मुड़ते हुए बोला, और जैसे खूनी वधू के राज जानने में। ये सुनते ही चेतन भौंचक्का रह गया और उसने दोबारा प्रश्न किया, क्या तुम मुझे जानते हो? और तुम्हें उस किताब के बारे में कैसे पता? आखिर तुम हो कौन? इस सवाल के साथ ही वो आदमी गंभीर होकर बोला, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस इतना जान लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम मुझे हाँ कहते हो तो जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं पहुंच जाया करूंगा। तुम बस मेरी मदद के लिए हामी भर दो। उस आदमी की बात सुनकर चेतन एक पल को गंभीर हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, मुझे मदद की जरूरत तो है, पर तुम बताओ कि। चेतन अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन वीर सिंह का था। चेतन ने उस आदमी से कहा, 2 मिनट रुको बस, फिर बात करते हैं। उस आदमी को रोककर चेतन ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वीर सिंह बोलो। दूसरी ओर से वीर सिंह की चिंता भरी आवाज आई, अरे कहाँ रह गए हो चेतन? इतनी रात हो गई है, अकेले इस वक्त बाहर रहना कितना खतरनाक हो सकता है ये तुम जानते हो, जल्दी से वापस आ जाओ। चेतन ने वीर सिंह को परेशान देखकर जल्दी वापस लौटने की बात कही और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उस आदमी की तरफ मुड़ा तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है। वो आदमी जो कुछ समय पहले चेतन से बात कर रहा था वो वहां से जा चुका था। चेतन ने हैरानी से खुद से कहा, कौन था ये आदमी और बिना पूरी बात किए कहां गायब हो गया? आखिर कौन है ये रहस्यमयी आदमी और क्यों करना चाहता है चेतन की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।